भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स में एक खामोश क्रांति चल रही है। एक ऐसी क्रांति जो देश की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से गढ़ रही है। ये पैसा ट्रेडिशनल बैंकों से नहीं आ रहा, बल्कि एक नए और बहुत ही पावरफुल सोर्स से आ रहा है। चलिए आज इसी क्रेडिट सुनामी को समझते हैं। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 4 गुना। जी हाँ, 2020 से अब तक भारत के प्राइवेट क्रेडिट मार्केट का एक बहुत जरूरी हिस्सा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट फंड्स जो बैंकों की तरह काम नहीं करते, वो 4 गुना बढ़ गया है। ये एक जबरदस्त उछाल है जो सब कुछ बदल रहा है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे की ये जो बाढ़ आई है वो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अंदर से बदल रही है। ये ग्रोथ को फ्यूल दे रही है और ऐसे मौके बना रही है जो शायद पहले थे ही नहीं। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे प्राइवेट क्रेडिट और सिक्योरिटाइजेशन, जो कल तक फाइनेंशियल दुनिया के एक कोने में थे, आज कैसे सेंटर स्टेज पर आ गए हैं। इस बूम का स्केल समझने के लिए जरा इस आंकड़े को देखिए, 9.41 बिलियन डॉलर। ये प्राइवेट क्रेडिट डील्स की वैल्यू है, और वो भी सिर्फ 2024 में। ये पिछले साल के मुकाबले 16% से भी ज्यादा की छलांग है। मतलब ये मार्केट तो रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इस पूरी क्रांति के पीछे 2 नई मनी मशीनें हैं। चलिए इनके एक एक पुर्जे को खोलकर देखते हैं। तो ये हैं वो 2 इंजन जो इस पूरी गाड़ी को खींच रहे हैं। एक है सिक्योरिटाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो हजारों छोटे छोटे लोन्स, जैसे कार या होम लोन, को मिलाकर एक बड़ा सा बंडल बना दिया जाता है और फिर उस बंडल के छोटे छोटे हिस्से इन्वेस्टर्स को बेच दिए जाते हैं। दूसरा है प्राइवेट क्रेडिट, जो सीधा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड से आता है, बैंकों से नहीं। ये कंपनियों के लिए पैसा जुटाने का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और तेज तरीका है। सिक्योरिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो असल में 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, लेंडर एक जैसे सैकड़ों हजारों लोन्स को एक साथ बंडल करता है। स्टेप 2, इस पूरे लोन के बंडल को एक अलग कंपनी को बेच दिया जाता है, जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी कहते हैं। और स्टेप 3, ये एसपीवी फिर इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स जारी करता है, जिनकी कमाई उन ओरिजिनल लोन से आने वाली ईएमआई से होती है। इस तरह छोटे छोटे लोन एक बड़े इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये जो प्राइवेट क्रेडिट है, इसका फायदा आखिर उठा कौन रहा है? इसमें स्टार्टअप्स हैं, हाई रिस्क सेक्टर्स की कंपनियां हैं, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, और वो नई नई कंपनियां भी हैं जो अपनी हिस्सेदारी बेचे बिना पैसा जुटाना चाहती हैं। असल में ये उस गैप को भर रहा है जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग की पहुंच नहीं है। तो अगला सवाल, इस आग को हवा मिल कहां से रही है? आखिर वो क्या वजह है जो इस मार्केट को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस तेजी के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ तो भारत की मजबूत इकोनॉमी है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को 14 से 22% तक का तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। ऊपर से सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, नए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और डिजिटाइजेशन, ये सब मिलकर एक परफेक्ट माहौल बना रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत दिलचस्प एंगल है, और वो है देसी और विदेशी इन्वेस्टर्स के बीच की टक्कर। चलिए देखते हैं कि इस खेल में बाजी कौन मार रहा है। ये ग्राफ देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। सिर्फ 1 साल में जहां विदेशी फंड्स का मार्केट शेयर गिरा है, वहीं इंडियन फंड्स ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। साफ है, घरेलू खिलाड़ी अब इस मार्केट में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। तो चलिए अब इन बड़े खिलाड़ियों से भी मिल लेते हैं। डोमेस्टिक साइड पर 361 एसेट और कोटक जैसे बड़े नाम हैं, तो वहीं फॉरेन टीम में ओक ट्री कैपिटल और वॉडे पार्टनर्स जैसे ग्लोबल दिग्गज मौजूद हैं। मुकाबला जैसा कि दिख रहा है काफी तगड़ा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब भी कोई बाजार इतनी रॉकेट स्पीड से बढ़ता है तो अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आता है। तो क्या इस चमक के पीछे कोई अंधेरा भी छिपा है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये जो बूम है, ये कितना रिस्की है? क्या ये ग्रोथ की एक मजबूत नींव है, या सिर्फ एक हवा का बुलबुला जो कभी भी फूट सकता है? विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है, वो है रूपी शील्ड, मतलब रुपये और डॉलर के रेट में होने वाले उतार चढ़ाव से अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने का चैलेंज।
अब इसे समझने के लिए हेजिंग शब्द को समझना होगा। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस है। जैसे कोई बारिश से बचने के लिए छाता यूज करता है, वैसे ही इन्वेस्टर्स रुपए की वैल्यू में गिरावट से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। और मुश्किल की जड़ यही है। चैथम फाइनेंशियल के मुताबिक नतीजा ये है कि अब ऑफशोर हेज करना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो रिजर्व बैंक के कुछ नए नियमों की वजह से विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए ये बीमा अब काफी कॉस्टली हो गया है। लेकिन बात सिर्फ हेजिंग की नहीं है, और भी कुछ बड़े रिस्क हैं जिन पर एक्सपर्ट्स की नजर है। पहला, इस मार्केट ने अभी तक कोई बुरा दौर नहीं देखा है, ये सिर्फ अच्छे दिनों में ही फला फूला है। दूसरा, अगर कोई संकट आया तो पैनिक में होने वाली बिकवाली से कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। और तीसरा, कानूनी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर क्लैरिटी की कमी भी एक चुनौती बनी हुई है। तो आखिर में हम फिर से उसी एक सवाल पर आखिर रुक जाते हैं। भारत का ये जो क्रेडिट बूम है, क्या ये ग्रोथ का एक सस्टेनेबल इंजन है, या फिर एक ऐसा बुलबुला जो फूटने का इंतजार कर रहा है? इसी सवाल का जवाब भारत के आने वाले आर्थिक भविष्य की कहानी लिखेगा।